आज का केस स्टडी है जीएसटी में क्रॉस चार्ज अकाउंटिंग सर्विसेज पर एप्लीकेबल होगा या नहीं। उसके लिए उस तक पहुंचने के लिए हमको कुछ सेक्शंस और प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे जीएसटी के। उसमें से एक सेक्शन है टैक्सेबल इवेंट को डिटरमाइन करने वाला सेक्शन 7, जो शेड्यूल 1 के साथ में पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 7 बोलता है कि 3 इवेंट होने चाहिए फॉर टैक्सेबल इवेंट के लिए। सबसे पहले तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसमें से अगर एक भी ब्रेक हुआ तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 7। अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास में लैपटॉप है, इस लैपटॉप को मैं किसी थर्ड पर्सन को सब सेल करता हूँ, मेरे को कंसिडरेशन भी मिला, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस भी हुई, लेकिन क्या वो मेरा बिजनेस है? नहीं, वो मेरा बिजनेस नहीं है, एक गैजेट था जिसको मैंने सेल कर दिया ऐसे ही। मैं कोई लैपटॉप का बिजनेस नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट में काउंट नहीं होगा। लेकिन साथ ही शेड्यूल 1 आया। शेड्यूल 1 ने बोला कि जो ये कंसिडरेशन वाला है, ये चाहे विद और विदाउट कंसिडरेशन हो, हम शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी लिखते हैं, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें से एक एक्टिविटी इन्होंने जो लिखी, वो लिखी कि गुड्स और सर्विसेज बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 विद और विदाउट पेमेंट भी होगा, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये सेक्शन 25 है क्या। सेक्शन 25 बोलता है कि अगर एक पर्सन है और उसने एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, या मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उसने महाराष्ट्र में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, महाराष्ट्र में दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, दिल्ली और राजस्थान में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। तो ये चारों जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक दूसरे से अगर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, चाहे वो विद पेमेंट मतलब उसमें कंसिडरेशन रिसीव्ड होता है या नहीं होता है, तब भी उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक था कि क्रॉस चार्ज में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सी सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस। ये एक प्रैक्टिकल केस आया। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जयपुर में भी है और उदयपुर के अंदर भी है। फ्रेंड्स, अब ये क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग, एक तो टैक्सेबल आइटम भी करती है मैन्युफैक्चरिंग, एक टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल आइटम भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब जयपुर एचओ क्या करता है कि उदयपुर का जो भी मार्केटिंग पर्सन है, अकाउंटिंग पर्सन है, सब जयपुर एचओ में बैठते हैं, और जयपुर एचओ उदयपुर के लिए और जयपुर के लिए पूरा अकाउंटिंग सर्विसेज करता है, मार्केटिंग वगैरह भी सब कुछ यहीं पर करता है। उदयपुर में ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, गुड सप्लाई होते हैं वहां से। फ्रेंड, जयपुर क्या करता है, ओनली टैक्सेबल आइटम में डील करता है, वेयर एज उदयपुर क्या करता है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो अकाउंटिंग सर्विसेज दी जा रही है उदयपुर को, तो क्या जयपुर एचओ इस उदयपुर को क्रॉस चार्ज में जीएसटी की इन्वॉइसेस इश्यू करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत डिबेटेबल जो है पॉइंट है, जिसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूं जिससे कि आप ये डिटरमाइन कर सके कि क्या इसमें क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यूएशन की। अब वैल्यूएशन में क्या होता है कि रूल 28 को पढ़ना होता है। अब हम क्या है, रूल 28 के ऊपर जाते हैं। रूल 28 में मैं डायरेक्ट इसके प्रोविजो पर चलता हूँ। यहाँ पर क्या कहता है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन में, ये रूल 28 डिस्टिंक्ट पर्सन पर चल रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन में रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, तो आप इनवॉइस में कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए, वही उसकी ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी। आप केस को यहाँ पर समझिए, ये उदयपुर वाला क्या करता है कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों की दोनों गुड्स में डील करता है। तो मतलब अगर मैं इसको एक 100 रुपये की इन्वॉइस दूंगा, 18 रुपये जीएसटी लगाऊंगा, बिकॉज इसका आउटवर्ड सप्लाई नॉन टैक्सेबल भी है, तो ये फुल आईटीसी के लिए तो एलिजिबल नहीं हुआ। तो ये वाला प्रोविजो कि इनवॉइस में आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए सामने वाला रेसिपिएंट एलिजिबल है, यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। फ्रेंड्स, दूसरा इसका प्रोविजो क्या बोलता है कि जैसे ये जयपुर वाला है, सपोज इसने कोई गुड्स दिया और उदयपुर वाला उस गुड्स, उस जयपुर वाले ने कोई सर्विस दी, उदयपुर वाला क्या करता है कि उस सर्विसेज को किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। तो जो थर्ड पार्टी को वो दे रहा है, फॉर एग्जांपल जयपुर ने उदयपुर ने वो सर्विसेज 110 रुपये में थर्ड पार्टी को दी, तो इस 110 रुपये का 90% जयपुर उदयपुर को इन्वॉइस कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग सर्विस तो उदयपुर वाला दे ही नहीं रहा किसी थर्ड पार्टी को, वो तो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो ये वाला प्रोविजो भी नहीं चलेगा। अब बात आती है कि
इसके नॉर्मल वाले प्रोविजंस पे चलते हैं। सबसे पहले ये बोलता है कि अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो ओपन मार्केट वैल्यू इसका ले लीजिए। अब जो जयपुर जो सर्विसेज दे रहा है उदयपुर, उसका ओपन मार्केट वैल्यू कहाँ पर देखे, ऐसी कोई सिमिलर सर्विस तो मिल नहीं रही है, तो ओपन मार्केट वैल्यू वाला फंडा नहीं चलेगा। अगर वो बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी देख लीजिए और उसकी वैल्यू अडॉप्ट कर लीजिए। अब इसकी लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगी। फिर इसमें बोलता है कि अगर आप ए और बी से नहीं कर पा रहे हैं तो रूल 31 के ऊपर चल जाइए। तो अभी हम चलते हैं रूल 30 के ऊपर। रूल 30 क्या कहता है कि अगर आप गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका 110 ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये बात हो सकती है कि जो मेरी सीएफओ की सैलरी है उसको एचओ और ब्रांच में डिवाइड कर दो, और जो एचओ की जो ब्रांच की कॉस्ट आ रही है सीएफओ की सैलरी, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50,000, उसमें 10% और एच करके 55,000 का जीएसटी इनवॉइस इशू कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ कि आपका ध्यान डालना चाहूंगा सर्कुलर नंबर 199 पर। सर्कुलर नंबर 199 में पॉइंट नंबर जो 3 है, वो बोलता है कि अगर इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज एचओ के द्वारा ब्रांच को दी जा रही है जहां पर वो फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल भी नहीं है, तो ध्यान रखिए कि उन्होंने बोला कि वहां पर आप जो है एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है उसको इंक्लूडेड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगर मैं ये कॉस्ट को भी इंक्लूडेड नहीं करता हूँ, ये वाला प्रोविजंस भी मेरा फेल हो गया, तो फिर रेजुडेशन मेथड आता है। रेजुडेशन मेथड बोलता है कि आप उसी तरीके का कोई जनरल प्रिंसिपल ले लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पर मेरे पास में लाइक काइंड एंड वैल्यू भी नहीं है, कॉस्ट नहीं है। अगर मैं कॉस्ट को बेसिस पे लेकर, तो इन्होंने बोला सैलरी कॉस्ट हटा दीजिए, तो अगर मैं, और तो मेरे पास कोई कॉस्ट ही नहीं है जिसको मैं डिटरमाइन कर सकूं क्रॉस चार्ज के लिए, तो अगर जीरो मेरी सैलरी की कॉस्ट है तो उस पर मैं जीएसटी लगाऊंगा तो वो जीरो ही आएगा। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे हम्बल ओपिनियन के हिसाब से इस केस में क्रॉस चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो ये डीमिंग फिक्शन की एक्टिविटी है, मतलब ये एक्टिविटी डीम्ड की गई है जीएसटी के वेरियस प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्रॉस चार्ज जैसी कोई एक्टिविटी डिफाइंड नहीं हो पा रही है, तो मेरे हम्बल ओपिनियन के हिसाब से इसमें क्रॉस चार्ज की जरूरत नहीं है। एक तो वो पहली ही इवेंट में ये एक्टिविटी ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, और अगर एक्टिविटी भी मानते हैं तो वैल्यूएशन का हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है इसमें जिसपे जीएसटी डिटरमाइन कर सके। फ्रेंड्स, अभी आईएसडी को लेके एक रिसेंटली फाइनेंस बजट 2024 में अमेंडमेंट हुए हैं। अब उसमें क्या बोला है कि उसके अकॉर्डिंगली क्रॉस चार्ज जैसी कोई चीज ही नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको एक चीज, यहाँ पर आप एक ना पॉइंट ध्यान से देखिए कि ये एक होती है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। जयपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एडवर्टीजमेंट कंपनी उसको बिल देती है, और वो एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट उदयपुर वाले को भी मिलता है। यहाँ पर आपको आईएसडी प्रोविजन लेना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको बिल दे रही है। इस वाले प्रोविजन में क्या हो रहा है कि आपके पास में ऐसे थर्ड पार्टी का कोई बिल नहीं आ रहा है, आपकी खुद के ही एम्प्लॉय का बिल आपको सामने वाली रेसिपिएंट यूनिट को देना है। तो ये क्रॉस चार्ज वाला हो गया। मेरे हम्बल ओपिनियन के हिसाब से इस वाली एक्टिविटी में एटलीस्ट क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका डिफरेंट व्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।